हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप यू आर डूइंग फाइन। हम आपके लिए लेके आ चुके हैं बैटल थ्रू द हेवंस फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 267। और इस एपिसोड में शुरू होता है डोंगजो कंपटीशन वाला आर्क, जो आपके लिए कई एक्साइटिंग मोमेंट्स लाएगा। मुझे लगता है आप उसे जल्द से जल्द देखना चाहोगे, और ऐसा हेल गार्डन की प्रीमियम कम्युनिटी को ज्वाइन करके किया जा सकता है। जैसे हर शाम रिलीज होने वाले अर्ली एक्सेस वीडियोस आपको पहले ही देखने को मिलेंगे। वहीं पे जो लोग हमेशा 2 से 3 एपिसोड्स आगे रहना चाहते हैं, वो अपने लेवल को इमोर्टल एम्पर पर अपग्रेड कर सकते हैं। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज या सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। चलो मैं सेल्फ एडवर्टाइजमेंट को खत्म करके इस नए आर्क की शुरुआत करते हैं। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। उसमें लास्ट में जियान सोल रिटेल लॉर्ड के साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए ईस्टर्न कॉन्टिनेंट जाने लगा था, जैसे यहाँ पे डोंगजो बोला जा रहा है। हम देखते हैं जियान को, जो कि अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा था। वो पूछता है, मास्टर हम आगे किसी फ्लाइंग बीस्ट का इस्तेमाल या उड़ क्यों नहीं रहे हैं? ये कम से कम चलने से तो तेज होगा। बिना हॉकाई टीम की गाइडेंस की जियान और सोलिटर लॉर्ड दोनों को दिशा के बारे में मालूम नहीं होता। तभी सोलिटर लॉर्ड आंखें रोल करके बोलते, हम अगर तुम मरना चाहते हो तो बिल्कुल हवा में पैर रखो। ये घोस्ट वर्ल्ड इंसानी दुनिया जैसा नहीं था। यहाँ की पावरफुल फोर्सेस अपनी टेरिटरीज के ऊपर फॉरवर्डन स्पेस को रखा करते थे। जो भी इसके ऊपर से उड़ के जाएगा उसे तुरंत ही डिटेक्ट कर लिया जाएगा, जिससे उसके ऊपर हमला भी किया जा सकता है। इसलिए हवा में चलना बिल्कुल मौत को बुलावा देने जैसा था। वो कहते हैं, जहाँ तक बात रही फ्लाइंग बीस्ट की, तो तुम उसे कहाँ पे ढूंढने वाले हो? अभी सुन के जियान एकदम स्पीचलेस रह जाता है। बिल्कुल जैसी सिचुएशन इनकी थी, पैदल चलना ही अकेला विकल्प होता है। सोलिटर लॉर्ड आगे बताते हैं, मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि शाबू विलेज से थोड़ी दूर एक बड़ी सी सिटी है। वहाँ एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन होनी चाहिए। हमारी तेजी को देखते हुए हम वहाँ कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे, लेकिन मुझे रास्ता कुछ अजीब सा लग रहा है। अगर हम उस शहर की टेलीपोर्टेशन अरे का इस्तेमाल करके ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पहुंच पाते हैं तो इससे हमारा काफी समय बच जाएगा। हालांकि सोलिटर लॉर्ड काफी बातें घुमा रहे होते हैं, लेकिन जियान इतना मूर्ख नहीं था। वो समझ गया था कि वो खो चुका है। शायद तब भी उसे एडमिट करना होगा कि हालांकि घोस्ट वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी एकदम ईरी और कोल्ड है, लेकिन ऐसे वातावरण में अपनी हैवी रूलर को लेके घूमना, इससे उसे काफी फायदे होते हैं। वो चलते चलते ही अपने आप को ट्रेन कर पा रहा था। जियान को से बर्बादी हुए बोलते, अगर पास से कोई मर्चेंट्स निकल रहे हो तो काफी अच्छा होगा। आखिरकार मुझे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के पावर बैलेंस के बारे में कुछ नहीं पता है। ये ईस्टर्न कॉन्टिनेंट घोस्ट वर्ल्ड के 4 ग्रेट कॉन्टिनेंट्स में से एक होता है। यहाँ पे हिडन एक्सपर्ट्स का मौजूद होना बिल्कुल लाजमी था। सोलिटर लॉर्ड एक स्माइल के साथ बोलते हैं, डोंट वरी, ऑल्दो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में कई पावरफुल टैलेंट्स मौजूद हैं, लेकिन तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। वो इतना क्या ही पाए होते हैं। इसी मोमेंट में उनका फिगर अचानक से गायब हो गया था। बस जियान के दिमाग में उनकी आवाज रह जाती है, जो कहती है, ध्यान से, कोई यहाँ पे आ रहा है, हम उनसे रास्ता पूछ सकते हैं। इन शब्दों को सुन के जियान अपनी स्पिरिचुअल पावर को काफी तेजी से फैलाता है। कुछ ही पलों में उसे एक सीन दिखाई दिया था। एक ढलान वाली चट्टान पे बैठा हुआ व्यक्ति कोल्ड आवाज में कहता है, हे लिटिल लेडी, तुम्हारी त्वचा सच में कोमल है। अगर इसके साथ मेरे भाई थोड़े से रफ होते हैं तो इससे मेरा भी दिल टूट जाएगा। वेल यहाँ पे इस जैसे 4 लोग थे, और बोलने वाला होता है एक डार्क भद्दी सी शक्ल वाला व्यक्ति। हाउएवर इसका ऑरा काफी पावरफुल था। ये जियान की स्टैंड से भी थोड़ा सा पावरफुल होता है। तभी उसका एक और सबऑर्डिनेट बोलता है, डीकन, ये आप इन पे शब्द क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इसे तुरंत ही कैप्चर कर लो। सारे यंग मास्टर पहले से इनसे फाइट कर रहे हैं। एक और सबऑर्डिनेट बोलता है, रेन सेट की स्ट्रेंथ हमें अंडरएस्टिमेट नहीं करनी चाहिए। हमारे और भी डिले करने से हम परेशानियों को अपनी तरफ खींच सकते हैं। वो डीकन ही इन सबऑर्डिनेट्स को डांटती हुई बोलता है, शट अप, तुम लोग क्या ही जानते हो। इतना कह के थर्ड की आवाज के साथ उसके पैर चट्टान से नीचे आए थे, और वो एक घायल औरत की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो इंजर्ड वुमन हिसिंग आवाज में कहती है, बैस्टर्ड, अगर तूने मुझे हाथ भी लगाया तो मेरी सिस्टर और मेरे फादर तुझे बिल्कुल बख्शने वाले नहीं है। अभी इस लड़की के हाथ में एक डैगर यानी कि खंजर होता है, और उसकी ब्यूटीफुल आंखें एकदम गुस्से की आग से जल रही थी। लेकिन ये सब सुनने के बाद वो डीकन ये अपने कदमों को बिल्कुल नहीं रोकता। उसकी आंखें दरिंदगी से भरी होती है, लेकिन इससे पहले लड़की की तरफ उसके हाथ बढ़ पाते, वो खंजर किसी तेज चिड़िया की तरह एक पेनी लाइट को बनाते हुए उस डीकन के चेहरे की तरफ बढ़ जाता है। हालांकि वो उसकी आवाज के साथ उसने इस अटैक को झुक के डॉज कर दिया होता है। तभी हम उसके चेहरे पे घाव को बनते हुए देखते हैं, जैसे खून की बूंदें नीचे गिरने लगी थी। खुद को ऐसे ह्यूमिलेट होते हुए देख वो डीकन एकदम आग बबूला हो गया था। वो गुर्रा के बोलते, लड़की, लगता है मैंने तेरे ऊपर दया दिखा के गलती कर दी है। जाओ उसके कपड़े फाड़ के सोल बीच को खिला दो। ये सुन के पीछे खड़े हुए 3 सबऑर्डिनेट्स इविल स्माइल के साथ बोलते हैं, यस सर। फिर वो जाने लगे थे उस इंजर्ड वुमन की तरफ। आफ्टर ऑल, अगर इनका लीडर इस लड़की में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर मरने से पहले वो उसका फायदा क्यों नहीं उठाएंगे? इन दरिंदों को आगे बढ़ते हुए देख उस इंजर्ड वुमन की भौं सिकुड़ गई होती है। हालांकि वो खुद को डिफेंड करने की कोशिश करती, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ को सील कर दिया गया था। वो खुद से बोलती है, डैम, इन लोगों ने हमारे खाने में जहर मिला
हटा दिया, जैसे मेरी एनर्जीज मेरी बात नहीं मान रही है। सबसे आगे बढ़ने वाला बंदा अपने दोनों ईविल हाथों को उस लड़की की तरफ जस्ट आगे ही बढ़ाता है। अभी वुश 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 बैंग की आवाज के साथ एक बड़ी सी रूलर जमीन से जाके टकराई थी। इससे काफी ज्यादा धूल मिट्टी चारों तरफ फैलती है और उन बंदों को वहीं पे रुकना पड़ता है। आसमान में एक आवाज गूंजती है कि क्या तुम चारों को एक असहाय औरत के ऊपर ऐसे अत्याचार करने में शर्म नहीं आ रही है। इस आवाज उस रूलर को सुन के वो डीकनी अलर्ट आंखों से चारों तरफ देखता है। वो गुर्रा के बोलता है कौन है यहाँ पे, अपने आप को शो क्यों नहीं करते। तभी वो शांत आवाज फिर से बोलती है डिटॉक्सिफिकेशन पिल। हम उस घायल लड़की के बगल में एक शैडोई फिगर को अपीयर होते हुए देखते हैं जो उसे एक जेड बॉटल को दे देता है। इस बंदे ने अपने चेहरे को एक ब्लैक रोब से ढक रखा था जिससे लोग उसे पहचान नहीं सकते थे। फिर बिना एक शब्द को बर्बाद करते हुए जियान अपने रूलर को जरा पीछे की तरफ खींचता है। अगली मूवमेंट में गूंजती है बैंग 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 की आवाजें। वो तीनों चमचे मुंह से खून फेंकते हुए इस जगह से दूर उड़े चले जाते हैं। लास्ट में क्रैश 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 की आवाजों के साथ ये जमीन से काफी लंबे समय तक घिसटने के बाद ही रुक पाए थे। खासकर पिछले अटैक में जो फायर एनर्जी होती है वो उन तीनों को जमीन से उठने का मौका नहीं देती। ये अर्क की आवाजों के साथ वहीं पे कराते हुए रह जाते हैं। ऐसे सीन को देख के उस डीकनी का एक्सप्रेशन डार्क हो गया था। जियान ने बस एक ही अटैक से उसके 3 वन स्टार दुश्मन एक्सपर्ट्स को डिफीट कर दिया होता है। वो गुर्रा के बोलता लड़के क्या तू जानता है कि तू किसे पंगे ले रहा है, तो जिसकी कीमत मौत से चुकानी होगी। अपनी रूलर पैसे मिट्टी को झाड़ते हुए जियान कहता है इस तरीके से खुलेआम जुल्म होते हुए देख आखिर मेरे जैसा जेंटलमैन कैसे शांत रह सकता है। ऑफ कोर्स जियान का यहाँ पे आने का मोटिव ये कोई जुल्म को रोकने का नहीं था। जियान अपने सोल परसेप्शन से सेंस कर पा रहा था कि वो घायल लड़की बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। अगर वो उसे रेस्क्यू करता है तो कम से कम डायरेक्शंस के बारे में जानने में उसे परेशानी नहीं होनी चाहिए। अपने गुस्से को थोड़ा सा शांत करके वो डीकरी जियान को फिर से परखने लगा था। क्लियरली इस नौजवान को आसानी से हैंडल नहीं किया जा सकता। ये परहैप्स किसी मेजर क्लैन का बेटा है जो दुनिया में ट्रेनिंग करने के लिए आया है। और डीकन ये बोलता है इतनी कम उम्र में ऐसी स्ट्रेंथ क्यों ना तुम हमारी कोई विलेज को ज्वाइन कर लो, हमारे पास कुछ बड़े प्लान्स हैं। तभी वो घायल लड़की जो कि जियान के पिल को खाने के बाद थोड़ी सी रिकवर हो चुकी थी वो उससे बोलती केयरफुल, ये एक मिड स्टेज 2 स्टार दोषियान है। जियान एक फ्लैट आवाज में कहता है बहुत होगी बात, चलो फाइट करी जाए। वैसे ही मेरी अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने की इच्छा हो रही है। इतना कहने के बाद उसके शरीर के चारों तरफ का स्पेस क्रैक 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 की आवाज के साथ डिस्टॉर्शंस बनाने लगता है। ये था एक ओवरवेलमिंग ऑरे की वजह से। जब दूसरी पार्टी उसके बात को इग्नोर कर देती है और डीकनी रोर करके बोलता है लड़के अगर तू मरना ही चाहता है तो मैं इस विश को पूरी कर देता हूँ। वो धाड़ के बोलता है टू लाए। ये कहते बूम के साउंड के साथ उसकी बॉडी में से खाकी येलो दुखी इरप्ट हुए थे। ये अपने साथ एक पावरफुल प्रेशर को लाती है। वो घायल लड़की ब्लैक रोब जियान को देख के बोलती है ये एक अर्थ एटीट्यूड का कल्टिवेटर है, तुम इसे अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। पता नहीं क्यों लेकिन जब भी वो जियान को देख रही थी जो कि अपनी ऑरे को कंसील कर रहा था वो उसमें से एक अलग ही ड्रेड को फील करती है। मतलब एकदम खौफ, उसके बारे में कुछ अलग था, कुछ टेरिफाइंग, बस वो उसे समझ नहीं पा रही थी। जियान एक हल्की आवाज में कहता है चिंता मत करो, इसे मैं हैंडल कर सकता हूँ। इस पॉइंट में जियान की स्ट्रेंथ को ड्रैगन गॉड ट्रांसमिशन की फर्स्ट लेयर ने इनहेंस कर दिया होता है, खासकर उसकी टेरिफाइंग फिजिकल स्ट्रेंथ जो कि ऑलरेडी लेट स्टेज 2 स्टार दुशान के बराबर हो चुकी होती है। अगर वो एक मिड स्टेज के एक्सपर्ट से भी डील नहीं कर पाता है तो जियान की रेपुटेशन के ऊपर काला धब्बा होगा। इस लड़के के ऑरे को पनपते हुए महसूस करके वो डीकनी अपने आप को होल्ड बैक नहीं करता, चिल्ला के बोलता है यैन टू। चारों तरफ की पीले रंग की जमीन हम बहुत जल्दी चरमराती हुए देखते हैं। ये एक दूसरे में चिपक के बना लेती हैं कई स्पीयर्स को। ये पहने पहने मिट्टी से बने भाले 10 मीटर लंबे होंगे और उनकी टिप एकदम पैनी होती है। ये देखने के बाद भी जियान काम स्माइल के साथ अपने हाथ को फ्लिक करता है। इसी के साथ एंशिएंट रूलर बिना पीछे हटे सीधा आगे थ्रस्ट हो जाती है। आसमान में गूंजती है बूम बूम की आवाजें। जियान के सिंपल रूलर थ्रस्ट ने उन इनॉर्मस रॉक स्पीयर्स को तबाह कर दिया था। वो डीकन यू आंखें नैरो करके बोलता है फायर एटीट्यूड। बात ऐसी होती कि फायर अर्थ को रिस्ट्रेन करती है और इसका जस्ट उल्टा भी होता है। जब अपोजिट एलिमेंट्स एक दूसरे के सामने आते हैं तो फिर जीत को हासिल करने के लिए बस अपनी कल्टिवेशन पर निर्भर करना पड़ता है। जियान एक चिली स्माइल के साथ बोलता है अच्छा हुआ कि तुम अपनी ट्रू स्किल्स का इस्तेमाल करो। डीकन यू गुर्रा के बोलता लड़के मेरे सामने घमंड मत दिखा। जियान की एरोगेंस की वजह से उसका चेहरा ट्विस्ट हो गया था। वो फिर से दहाड़ता है टू लाए। धड़ 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 की आवाजों के साथ नीचे का येलो सैंड फिर से एक दूसरे के पास आने लगा था। ये देखिए घायल लड़की बोलती है बी केयरफुल। ये एक इमोर्टल रैंक की टॉप टियर 2 स्किल है रॉक जाइंट। ये रॉक जाइंट प्योर अर्थ एट्रिब्यूट की एनर्जी से बना होता है इसलिए इसके डिफेंस बहुत मजबूत होते हैं। खासकर इसकी ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज इन्हें मात देना बहुत मुश्किल होता है। इस लड़की की खुद की स्ट्रेंथ 2 स्टार दुश्मन के अर्ली स्टेज पे होती है और अपने क्लैन में काफी हाई स्टेटस को रखती थी, लेकिन इन नलायकों ने उनके खाने में जहर मिला के सबको अपनी पावर यूज करने से रोक दिया। फिर जब वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन
में आई थी, तब जियान उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आता है। ये सब मामले मिलके उस लड़की को जियान की तरफ काफी वार्म फील करवाते हैं। वो बड़े बड़े मिट्टी के पत्थर एक दूसरे में चिपक के एक बहुत बड़ी गोलम यानी कि रॉक जायंट को बनाने लगे थे, और ये सच में पावरफुल होता है। जियान सेंस कर पाता है कि बस अकेला ही एक अर्ली स्टेज 2 स्टार दोशान को ओवरवेलम कर सकता है, लेकिन इस डीकनी ने एक गलती कर दी थी। वो जियान का सामना कर रहा था। जिस मोमेंट में रॉक जायंट फॉर्म होता है, इसके मुंह से अर्थ शेकिंग धाड़ की आवाज बाहर आती है, और उसके बड़े बड़े फिस्ट धम 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 के साउंड के साथ अपने सीने से टकराते हैं। जियान भी टाइम वेस्ट नहीं करता, वो मूव करता है। हाथ में हैवी जोन रूलर होती है, जैसे फायरी रेड दोशान एनर्जी ने ढक रखा था। बेसिकली जियान अभी किसी फ्लेम स्प्रिट की तरह लग रहा होता है। उसकी रॉक जायंट की तरफ आगे बढ़ने की स्पीड एकदम एस्टोनिशिंग होती है। जियान को अपने रॉक गोलम से इस तरीके से टकराते हुए देख वो डीकनी कोल्ड आवाज में कहता है, फायर एटीट्यूड, लगता है तूने मौत को स्वीकार कर लिया है, जाओ रॉक जायंट से फाड़ डालो। इस रॉक जायंट ने पहले भी एक लेट स्टेज 2 स्टार दोशान को भी हराया होता है। उसके लिए जियान, जो कि बस अर्ली स्टेज पे था, वो सिंपली कमजोर होता है। ऑफ कोर्स ये उसका सोचना था। जियान की तेजी को देख के वो घायल लड़की बोलती है, ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या बस इतना ही है? पलक झपकते ही जियान उस रॉक जायंट के सामने अपेयर हुआ था। उस लड़की को लग रहा था कि जियान किसी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करके इस रॉक जायंट को हराने की कोशिश करेगा, लेकिन जब उसके सामने अपेयर होता है, वो चिल्ला के बोलती है, नॉट गुड, इस व्यक्ति ने मेरी जान बचाई, आखिर मैं इसे कैसे कुछ होने दे सकती हूँ। उसके दिमाग में एक सीन घूम रहा था जिसमें रॉक जायंट एक ही बार में जियान को फ्लैट जमीन में घुसेड़ देता है। वो खुद से बोलती है, डैम इट, हालांकि मैंने डिटॉक्सिफिकेशन पिल ले ली है, लेकिन तभी मेरे पास पर्याप्त एनर्जी नहीं है। वो स्ट्रगल करते हुए मन ही मन में कहती है, प्लीज हर्ट मत होना। अपने दिल में उस टर्मोइल को लेके उसकी नजरें जियान के ऊपर टिक गई थी। अब जब जियान उस रॉक जायंट के सामने खड़ा होता है, अचानक से मूवमेंट यहीं पे थम जाता है। वो कहता है, समय आ गया। अगर इस टेक्निक को तुम लोग अब तक सेंस नहीं कर पाए हो तो समझ लो कि ऐसा होता है बस हेवन शिफ्टिंग रूलर को इस्तेमाल करने पे। हालांकि दोशान में ब्रेक थ्रू करने के बाद अब इस टेक्निक की रैंक जियान के लिए बहुत हाई नहीं रह जाती है, लेकिन ये काफी प्रैक्टिकल थी। ये टेक्निक रिडायरेक्ट और अटैक दोनों ही कर सकती थी। वो जिस इंस्टेंट में हेवन शिफ्टिंग रूलर का इस्तेमाल करता है, उस घायल लड़की के स्टर्न एक्सप्रेशन के सामने उस भारी से रूलर में से इंटेंस सेक्शन फोर्स इरप्ट होती है, जो कि बढ़ती है रॉक जायंट की तरफ। अगली पल क्रैश की आवाज के साथ उस रॉक जायंट का हाथ जो मक्खी को मारने के जैसे नीचे की तरफ आया था, वो जियान की हेवन शिफ्टिंग रूलर से टकराता है। उसकी ब्लेजिंग रेड दुकी पहले रॉक जायंट के इंटरनल स्ट्रक्चर को तबाह करती है। फिर वो ट्रेमेंडस इम्पैक्ट जिसमें हेवन शिफ्टिंग रूलर और जियान की रॉ स्ट्रेंथ शामिल थी, वो उस रॉक जायंट के हाथ को तबाह करते हुए उसके सीने के बीच में से निकल गया होता है। काफी अली थर्ड 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 की आवाजों के साथ वो सारे पत्थर चारों तरफ बिखर जाते हैं। इस मोमेंट में वो डीकन ये भी स्टंड हो चुका था। उसे इस पे भरोसा नहीं होता जो उसने विटनेस किया था। वो खुद से बोलता है, कैसे समखना। अगले मोमेंट में बिना हेजिटेशन के हम उसे मुड़ के भागते हुए देखते हैं। जियान की सोल पावर पहले इस पर लॉक हो चुकी थी। वो कहता है, वो तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। तभी टंग की साउंड के साथ हम उस डीकनी के फिगर को एक इनविजिबल बैरियर से टकराते हुए देखते हैं। वहां में कई रिपल्स दिखाई देती हैं और वो अपने सर को पकड़ के पीछे आ गया था। ये था जियान का पावरफुल सोल बैरियर। वो लड़की भी चिल्ला के बोलती है, इसे जाने मत देना, अगर वो इस खबर को वापस पहुंचाता है तो हम डेंजर में आ जाएंगे। डीकनी दांती में इसके बोलता है, डैम इट, आखिर क्या चीज है। जल्दी से हैंड सीज को चेंज करके वो सोल रेस्ट्रेंट को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी बिना किसी वार्निंग के एक पफ की आवाज के साथ हम एक बड़ी सी चीज को उसके सीने के आर पार होते हुए देखते हैं। ये थी जियान की हैवी जोन रूलर। जैसे वो टेरिफाइंग फ्लेम्स उसके शरीर को बहुत जल्दी ढकने लगती हैं। गूंजती हैं उसकी नई नई वाली आवाजें। अफसोस की बात थी कि जब उसे जियान के अटैक के लिए तैयार रहना चाहिए था, तब वो सोल बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, और ये होती चेकमेट। ऑन द स्पॉट उसकी लाइफ फोर्स खत्म हो जाती है। जियान ने जिस तरीके से इस मिड स्टेज 2 स्टार दोशान को खत्म किया होता है, इसे एकदम एफर्टलेस कहा जाएगा। डीकनी की जली हुई कॉर्प्स को जमीन से टकराते हुए देख वो घायल लड़की अपनी आंखें नैरो करके बोलती है, लड़का, इसकी स्ट्रेंथ सच में टेरिफाइंग है। भरोसा नहीं होता कि मिस्टीरियस ब्लैक रोड मैन बस 2 स्टार दोशान अर्ली स्टेज की स्ट्रेंथ रखने के बाद भी इतना ज्यादा भयानक हो सकता है। जब उस डीकनी के वो 3 सबऑर्डिनेट्स उसे खत्म होते हुए देखते हैं, इनके हलक से थूक सूख जाता है। हालांकि इनका गला रोल तो कर रहा था, लेकिन कुछ नीचे नहीं जा रहा होता है। डीकनी की जेन्युइन 2 स्टार मिड स्टेज की स्ट्रेंथ इसे यहाँ जैसी जगह पे बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता था, लेकिन किसने सोचा था कि वो एक अननोन नोबडी के हाथ में इस तरीके से अपनी जान को गवा देगा। जियान अच्छे से जानता था कि कब मर्सी दिखानी और कब नहीं। जब वो तीनों सबऑर्डिनेट्स शॉक की वजह से वहीं जमे होते हैं, उसके हाथ में रूलर 3 बार घूमती है, फिर गूंजती 3 बैंग 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 की साउंड्स। उस तरीके से इन चारों को हेल में भेज दिया गया था। इन्हें फिनिश करके जिन जमीन पे आके बोलता है, लगता है मैंने इस रॉक जायंट के रेजिस्टेंस को हल्के में लिया था। वो घायल लड़की भी जियान को देख के कुछ अजीब सा फील करती है
वो पूछती है क्या तुम ठीक हो? जियान रिप्लाई करते हैं हाँ मैं सही हूँ। फिर फर्श की आवाज के साथ उसके हाथ में से रिलीज होती है फ्लेम जो इन चारों के शवों को जला के राख कर देती है। उसके ऐसे एक्शंस को देख के वो औरत जियान के बारे में और भी ज्यादा क्यूरियस हो गई थी। एक व्यक्ति जो कि सिर्फ ऐसी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ को नहीं रखता बल्कि ऐसी मानसिक मजबूती को भी रखता है, आखिर ऑर्डिनरी कैसे हो सकता था? साफ तौर पर उसका स्टेटस लो नहीं है। अपने दुश्मनों को खत्म करके तुरंत ही उनकी कॉर्प्स को जला के राख कर देना, ऐसा बस डीप एक्सपीरियंस वाले लोग ही करते हैं। आफ्टर ऑल कई फैक्शंस अपने मेंबर्स के सोल रिकॉर्ड्स को रखते थे। अगर उनकी बॉडी नहीं जलाई जाती तो उन फैक्शंस को अपने मेंबर्स के मौत के कारण को ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, जिससे परेशानी बढ़ेगी उन्हें खत्म करने वाले की। वो लड़की हल्की आवाज में आगे बढ़ के बोलती है मेरा नाम यूवे है और मैं यू चैंग के यू सेक्ट से आती हूँ। सर क्या मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? इन चारों अटैकर से डील करने के बाद जियान उस घायल औरत को ध्यान से देखता है। उसे यूवे के ऑरे में से एक बहुत इनडिस्क्राइबल फ्रेग्रेंस फील होती है। इस लड़की ने एक फिटेड जैकेट और स्कर्ट पहन रखी थी जिसकी वजह से उसका फिगर और भी अच्छे से उभर के आ रहा था। खासकर अपनी अर्ली स्टेज 2 स्टार दोशान के स्टैंड के साथ ये बात क्लियर होती है कि यूवे यू सेक्ट के अंदर एक काफी सिग्निफिकेंट पोजीशन को रखती है। जियान काम आवाज में रिप्लाई करता है मैं बस एक बन जा रहा हूँ क्योंकि तुम यू चैंग की यू सेक्ट से हो, क्या तुम मुझे अपने साथ वहाँ ले जा सकती हो? उस काले रोप में ढकने की वजह से जियान को खुद को पहचाने जाने की चिंता नहीं होती। बात ऐसी होती है कि आसपास के कई सौ किलोमीटर के दायरे में बस यू चैंग एक बड़ा शहर होता है, स्पेशली फेमस था अपनी स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की वजह से। नेचुरली जियान को वहाँ पे जाने की जल्दबाजी होती है जिससे वो कंपटीशन से पहले डोंगजो पहुंच सके। जियान की मनसा को जान के यू अपने होठों को बाइट करते हुए हेजिटेशन के साथ बोलती है योर एक्सीलेंसी आपने मेरी जान बचाई है। ये बिल्कुल नेचुरल होगा कि मैं आपको अपने साथ ले चलूं, लेकिन जियान उसकी तरफ देख के बोलता क्या हुआ? थोड़ा और हिचकिचाने के बाद यूवे उम्मीद से भरे एक्सप्रेशन के साथ बोलती है योर एक्सीलेंसी मुझे लगता है आप भी यू चैंग की स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके डोंगजो कंपटीशन में जाना चाहते होगे, क्यों क्या मैं सही कह रही हूँ? ये सुन के जियान के एक्सप्रेशन थोड़े से कोल्ड हो जाते हैं। वो कहता है तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो? उसे सवाल बिल्कुल सही नहीं लगता। आफ्टर ऑल ये मैटर प्राइवेट होता है। जियान की आंखों में उस पैनी रोशनी को देख के वो यूवे तुरंत अपने हाथ को हिला के बोलती नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हो। यू चैंग की स्पेस टेलीपोर्टेशन अरे अभी ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से अनस्टेबल हो चुकी है, उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस बात को जान के जियान गहरी साइलेंस में चला जाता है। अगर वो ये सिटी की टेलीपोर्टेशन इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल नहीं कर पाता तो उसे डोंगजो पहुंचने में काफी समय लग जाएगा। उसके एक्सप्रेशंस को डार्क होते हुए देख यूवे एक्सप्लेन करती आप प्लीज डिस्करेज मत हो, इस बार इस फॉर्मेशन को मैनेज करने का हमारा टर्न है। हमारा यू सेक्ट पहले उन मटेरियल्स को इकट्ठा कर चुका है जिससे ये चैंग वापस लौटने पे हम उस फॉर्मेशन को दोबारा रिस्टोर कर पाएंगे। जियान उम्मीद से भरी आवाज में कहता है सच में? यूवे हेल्पलेस आवाज में कहती है लेकिन हमें रास्ते में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जियान कैजुअली पूछता है इन जैसी परेशानियां क्यों? उसने पहले गैस कर लिया था कि वो डीकन ये आखिर किस मोटिव से यहाँ पे आया था। यूवे बताती है ये चैंग में दो मेजर फोर्सेस सबसे ज्यादा पावरफुल है, ये हमारा यू सेक्ट और कयूज है। हर 10 साल में इस कॉम्पिटिशन की वजह से टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के राइट्स बदलते हैं। ये हमारे यू सेक्ट के मैनेजमेंट का दूसरा साल है, लेकिन फॉर्मेशन को हमसे पहले केवजा ही कंट्रोल करता था और उन लोगों ने जानबूझ के से खराब कर दिया और वो इस चीज का इल्जाम हमारे ऊपर लगा के उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का कंट्रोल अपने हाथ में चाहते हैं। नेचुरली हम ऐसा कैसे होने दे सकते थे और यही हमारे बीच की कॉन्फ्लिक्ट का कारण है। पूरी सिचुएशन को जानते जानते जियान की आंखें नैरो हो जाती हैं। वो खुद से बोलता है लड़की ये मुझे ये सब बिना किसी कारण के नहीं बता रही, क्लियरली ऐसी लड़की नहीं होती है जो खतरे से सीधे जाके टकरा जाती हो। अगर वो जियान को चीजों को इतनी डिटेल में बता रही है तो उसे जरूर कुछ चाहती होगी और लगता है जियान सही सोच रहा था। यूवे सोलम आवाज में कहती मेरे फादर यू सेक्ट के सेक्ट लीडर हैं जो ये सिटी को मेंटेन करते हैं। मैं अपनी बहन के साथ टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के लिए कुछ चीजों को इकट्ठा करने के लिए शहर से बाहर आई हूँ, लेकिन जर्नी के दौरान केयूजाई के लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ कि मेरी सिस्टर कहाँ पे है, इसलिए और एक्सीलेंसी मैं आपसे भीख मांगती हूँ प्लीज उसे बचा लो। यहाँ तक बोलते बोलते उसकी आवाज कांपने लगती है। वो अपनी आंखों में आंसू भर के बोलती है वो उसके पास टेलीपोर्टेशन अरे को रिपेयर करने के बहुत सारे मटेरियल्स हैं, अगर उसे कुछ होता है तो सिर्फ मैं अपनी बहन को ही नहीं खोऊंगी बल्कि आपको कंपटीशन से पहले डोंगजो पहुंचने में बहुत मुश्किल होगी। ये लड़की जितनी तेज से अपने इमोशंस को बदल रही थी जियान उसकी वजह से एकदम स्पीचलेस होता है। जियान एक जगह पर जमते हुए देख यू अपनी आंखों से आंसू पहुंचते हुए बोलती है सॉरी, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही डिमांड कर लिया। जियान सहाय करके स्माइल के साथ बोलता है जाने दो, जो एंटीट्यूड मैंने तुम्हें दिया है वो पहले से ही काम कर रहा है, कुछ ही समय से तुम्हारे शरीर में से पॉइजन बाहर आ जाएगा, अब तुम अपनी दुखी को रिकवर करने में फोकस कर सकती हो। यूवे नॉड करती है लेकिन अंदर ही अंदर से वो काफी डिसहार्टेंड फील कर रही थी। लगता है जियान को उसके ऊपर भरोसा नहीं था
अंत में जाके उसे अपनी स्ट्रेंथ पे निर्भर करना होगा। आखिरकार उसकी सिस्टर जिन एनिमीज का सामना कर रही है वो बस मिड स्टेज 2 स्टार दोशियान नहीं है। ये सीन होता है कुछ मिनट्स के बाद का। अब तक यूवी को एक हल्की सी ब्लू दुकीन ने घेर लिया होता है। वो अपोजिट डायरेक्शन में जाने से पहले जियान से कहती है आपको इस रास्ते पे करीब 20 किलोमीटर आगे बढ़ना होगा, तभी सिटी को आप आराम से देख पाओगे। मेरे पास कुछ जरूरी काम है इसलिए मैं पहले जाती हूँ। इतना कह के बूश की आवाज के साथ हम उसे तेजी से शूट होते हुए देखते हैं। हाउएवर इसी मोमेंट में जियान कहता है तुम इतनी बेसब्र क्यों हो रही हो, क्यों ना हम दोनों साथ में चलें। हालांकि जियान अपने सिर को हिला के ऐसे बोल रहा था जैसे वो इस लड़की के सामने हताश हो, लेकिन पहले उसकी हेल्प करने का सोच चुका होता है। यूवी कहती आप सच में मेरे साथ आ रहे हो। जियान हल्की स्माइल के साथ बोलता है लेट्स गो। मुझे डोंगजो जाने के लिए वैसे भी टेलीपोर्टेशन अरे की जरूरत होगी, इसलिए टाइम नहीं है। उस काले रंग की हुड के नीचे जियान के होठों को स्माइल फॉर्म करते हुए देख यूवी के गाल हल्के से लाल हो जाते हैं। वो थैंक यू बोलती है। क्या जियान सच में उसकी हेल्प करने वाला था या कोई और कारण था, वो इसके बारे में श्योर नहीं थी, लेकिन एक बात बिल्कुल सर्टेन होती है इसके सामने जो खड़ा ब्लैक रोड मैन है उसका ऑरा किसी पीयरलेस बीस्ट जैसा है। ये कोई मिड स्टेज 2 स्टार दोशियान की प्रेजेंस नहीं है। सीन चेंज होते हैं, हम एक केव को देखते हैं। वेल इस गुफा के अंदर का रास्ता काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अंधेरे से बने टनल्स कई पैने पैने पत्थरों से भरे हुए थे। यहाँ का वातावरण बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इसी के बाहर एक बंदा खड़ा होता है और उसके सामने के नीले कपड़ों में सबॉर्डिनेट्स होते हैं। उनमें से एक बोलता है थर्ड यंग मास्टर डीकनी पहले ही से उस लड़की यूवी के पीछे चले गए हैं। मुझे नहीं लगता कि वो हमारे चंगुल से बच पाएगी। ये ग्रुप और कोई नहीं बल्कि केवजाई का था और इस टीम का लीडर ये शेंग होता है जो कि केवजाई का थर्ड यंग मास्टर था। इसकी स्टैंड 2 स्टार दोशियान के लेट स्टेज पे पहुंच चुकी होती है। ओरिजिनली ये सिटी ये केवजाई का इलाका था, लेकिन तभी न जाने कहां से रेन सेक्ट यानी कि यूसेक्ट अपनी पावर को एक्सपेंड करना शुरू कर देता है, जिससे शहर की उपजाऊ जमीन 2 हिस्सों में बट जाती है। अनफॉर्चुनेटली दोनों फैक्शंस के पास सिमिलर स्टैंड थी, इसलिए केवजाई भी यूसेक्ट का हेड ऑन सामना नहीं कर सकता था। ये सीक्रेट टैक्टिक्स को अपनाते हैं। वो थर्ड यंग मास्टर यीशेंग बोलता है उस यूवी के स्टैंड बस 2 स्टार दोशियान के अर्ली स्टेज पे है, वहीं पे डीकनी मिड स्टेज लेवल पे है। और क्योंकि यू फैमिली के ग्रुप को पहले ही से पॉइजन कर दिया गया है, उस लड़की को कैप्चर करना कठिन नहीं होना चाहिए। तब इसके एक और सबऑर्डिनेट आगे बढ़ के बोलता है थर्ड यंग मास्टर हम इस पूरी ब्रोकन सोल केव को तलाश कर चुके हैं, लेकिन यू रैन कहीं नहीं मिली। ये शेंग कहते हैं अजीब बात है, यू सेक्ट के लोग स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को सही करने वाले मटेरियल्स को ढूंढने के लिए यहीं आए हैं। यू सेक्ट के अंदर जो हमारा एजेंट है उसने हमें पहले बताया है कि लोग यहीं से निकलेंगे। फिर कैसे? वो ऑर्डर देता है इस ब्रोकन सोल केव को तुरंत ही सील कर दिया जाए। जहर उनके शरीर में जा चुका है और उनके पास कोई खाना नहीं है। मुझे लगता है वो लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। ये शेंग की आंखें अभी कोल्ड होती हैं और उसका दिमाग सिचुएशन को अच्छे से समझ पा रहा था। इस काम को पूरा करने के लिए उसके बंदे तुरंत चले जाते हैं। वो बंदा बोलता है यू रैन जब मेरे फादर मेरा रिश्ता लेके तुम्हारे सेक्ट गए थे तो मैं मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। अगर तुम ऐसा करती तो ये कुछ नहीं होता। आखिरकार ये सिटी में हमारे केवजाई की प्रेस्टीज तुम्हारे अजनबी सेक्स से कई गुना ज्यादा है। यहाँ तक बात है इस लड़की यूवे की, जैसे मैं उसे कैप्चर करता हूँ मुझे लगता है तुम भी मेरा और विरोध नहीं कर पाओगी। इतना बोल के वो तेजी से हंसना शुरू कर देता है। एट द सेम टाइम इसी ब्रोकन सोल केव के अंदर हम एक डार्क छिपी हुई जगह को देखते हैं। यहाँ कुछ फिगर्स एकदम लेटे हुए थे। ये डिटेक्शन से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। दीवारों में गड़े उन ग्लोइंग क्रिस्टल्स की हेल्प से एक बंदा सामने की लड़की से बोलता सिस्टर रैन क्या तुम ठीक हो? यू रैन अपने होठों को बाइट करती हुई बोलती मैं ठीक हूँ। उसका चेहरा भी पेल हो चुका था। वो सफर कर रही थी, लेकिन अपने ग्रुप का मनोबल न गिराने की वजह से वो खुद को शांत रखने की कोशिश करती है। तब एक बंदा डैमेज करके बोलता है हम टेलीपोर्टेशन अरे के मटेरियल्स को इकट्ठा करने आ रहे हैं, ये बस हमारे रेन सेक्ट के हायर एप्स को मालूम होना चाहिए था। फिर मटेरियल्स को इकट्ठा करने के बाद आखिर केवजाई के लोग हमारे ऊपर एम्बुश कैसे कर सकते हैं। इस बंदे का नाम था यू फेंग और उसकी स्टैंड 2 स्टार दोशियान लेट स्टेज के होने के साथ साथ ये इस टीम का वाइस कैप्टन भी होता है। यू रैन अपनी दांती मीज के बोलती कैप्टन यू मुझे लगता है हमारे सेक्ट में एक ट्रेटर मौजूद है, वो केवजाई का जासूस है। लौटने पर हमें इसके बारे में अच्छे से तलाश करनी होगी। यू फेंग के एक्सप्रेशन डार्क थे। वो कहते अब तक इस ब्रोकन सोल केव को केवजाई के लोग अच्छे से घेर चुके होंगे। यूवे तो हालांकि यहाँ से जा चुकी है, लेकिन उसे वो डीकनी पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इस टीम में ओरिजिनली 20 मेंबर्स होते हैं और इनके लीडर्स होते हैं यू रैन और यू फेंग, दोनों ही 2 स्टार दोशियान के लेट स्टेज पे थे। ये पावर ई सिटी के अंदर एकदम तहलका मचाने के लिए काफी होती है, लेकिन न जाने कैसे मटेरियल्स को इकट्ठा करते करते वो जिस फूड को कंज्यूम करते हैं उसमें एनर्जी को सप्रेस करने वाला पॉइजन होता है। हालांकि जहर जानलेवा नहीं था, लेकिन इससे वो अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल
इस्तेमाल नहीं कर पाते। अच्छी बात है कि उस पॉइजन को जल्दी से डिस्कवर कर लेते हैं, इससे पहले उस पॉइजन से पूरी तरीके से ग्रसित हो पाते। इनकी केओजाई के साथ खतरनाक बैटल हो जाती है। तब भी ये थे डिसएडवांटेज में। अंत में जाके उन्हें इस ब्रोकन सोल केव में छिपना पड़ा। ऑफ कोर्स इस भागने की प्रक्रिया के दौरान इस यूसैक की टीम ने बहुत हैवी कैजुअलिटीज का सामना किया होता है। यूरेनन कुछ और समय तक शांत रहने के बाद बोलती, यूफेंग हम में से कितने लोग बचे हुए हैं? वो यूफेंग ग्लूमी आवाज में कहता है, सिस्टर रेनरेन अब बस 10 लोग रह गए हैं, इनमें से मैं और आप ही बस 2 स्टार दोशियान है, बाकी लोग 1 स्टार दोशियान की स्टैंड लेवल पे हैं। वहीं पे केओजाई की फोर्स जो कि हमारे ऊपर हमला कर रही है, इनमें एटलीस्ट 2 स्टार दोशियान होंगे जिनकी स्टैंड लेट स्टेज पे पहुंच चुकी होगी। खासकर हमारे शरीर में पॉइजन की होने की वजह से हम 1-on-1 उनमें से किसी का सामना नहीं कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम दोनों मिलकर उनमें से एक को रोक पाएंगे। यूरेनन कहती है, चलो मैं पहले बाहर जाकर इनके ध्यान को भटकाती हूँ, तुम लोग मटेरियल्स को लेकर सिटी जाओ। जब तक वो उस टेलीपोर्टेशन अरे को सही कर पाते हैं हमारा मिशन बेकार नहीं जाएगा। जब इन शब्दों को यूफेंग सुनता है वो इस सुझाव को तुरंत ही रिजेक्ट कर देता है। यूफेंग बोलता है, सिस्टर रेनरेन वो केयूजाई का 3rd यंग मास्टर यीशेंग बहुत ज्यादा घटिया रेपुटेशन रखता है। अगर उसने आपको कैप्चर कर लिया तो आपके साथ जरूर कुछ गलत करेगा और मैं ऐसा बिल्कुल होने नहीं दे सकता। यूसैक के अंदर यूरेनन हमेशा से बहुत काइंड और रिस्पॉन्सिबल फिगर रही है। उसने हमेशा से सैक के मामलों को एकदम फेयरनेस के साथ हैंडल किया होता है। यूफेंग की मना करने के बाद भी यूरेनन कहती है, मेरा ऑर्डर है। यूफेंग अपने सिर को हिला के बोलता है, सिस्टर रैन आपको और कुछ नहीं कहना चाहिए। हमारा यूसेक्ट हमारे बिना चल जाएगा लेकिन आपके बिना नहीं। जिस दिन हमने रेन सेक्ट को ज्वाइन किया था इस दिन के लिए हम तैयार थे, इसलिए आज मैं और मेरे भाई साथ में मिलके केयूजाई के लोगों का ध्यान भटकाएंगे। सिस्टर रैन मटेरियल्स को लेके आप जाओ। यूफेंग के चेहरे पे स्माइल होती है लेकिन ये स्माइल एक अलग मतलब को रखती थी। ये था जिंदगी और मौत का फैसला। हालांकि वो अंदर ही अंदर से यूरेनन को चाहता था लेकिन उससे ज्यादा यूरेनन के लिए उसके दिल में वो रिस्पेक्ट होती है। भले दोनों के बीच में कभी कुछ ना हो पाए लेकिन यूरेनन को प्रोटेक्ट करना भी उसका प्यार जताने का एक तरीका था। यूफेंग की बातों को सुन के और भी लोग कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी आपसे एग्री करता हूँ। इन सबकी खुद को बलिदान करने की भावना को देख के यूरेनन वहीं पे स्टंट हो गई थी, लेकिन इससे पहले कुछ बोल पाती लगता है किसी ने उसकी पोजीशन को ढूंढ लिया था। यूरेनन की आंखें फ्लैश होती हैं, बिना हेजिटेशन के उसका शरीर आगे बढ़ जाता है। जहाँ पे केयूजाई का पेट्रोलिंग गार्ड था, एक स्लैश की आवाज सुनाई देती है, उस डिसेबल का सर हवा में उड़ जाता है। लेकिन लगता है तब भी यूरेनन थोड़ी सी लेट हो गई थी। आसमान में पहले से एक सिग्नल जा चुका था जो तेज सी की आवाज के साथ एक तेज सीटी बजा देता है। यूरेनन जैसे जैसे अपने शरीर को दवा से छुपाते हुए बोलती है, डैम इट, लगता है उस जहर की वजह से अब भी मेरी स्पीड और स्ट्रेंथ रिकवर नहीं हो पाई है, इसलिए मैं उसे टाइम पे खत्म नहीं कर पाई। जैसे सिग्नल गुफा के बाहर सुनाई दिया था वो यीशेंग और उसके बंदे तुरंत अपनी भेड़ियों जैसी आंखों को लेकर गुफा के अंदर चले जाते हैं। ओके यूजाई का 3rd यंग मास्टर यीशेंग बोलता है, यूरेनन लगता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अब क्या ढूंढने का छिपने का सिलसिला तो चलता ही रहेगा लेकिन टाइम टू टाइम तुम्हारे भाई को नींद लेनी भी जरूरी है, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ खराटे मारने। आप सब कमेंट्स में लिख के बताओ कि एपिसोड आपको लगा कैसा है। ऑफ कोर्स अगर आपको इसमें ऐसा लगता है कि कोई चीज इंप्रूव होनी चाहिए तो उसे डिस्कस करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपके लिए उन चीजों को इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट एपिसोड में आप कहीं ना कहीं गैस कर सकते हो कि आगे होने क्या वाला है, इसलिए मुझे उसकी पोल खोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड को देखने की बहुत ज्यादा जल्दी हो तो डेफिनेटली आप चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके कल रिलीज होने वाली वीडियो को आज शाम को ही देख सकते हो। ऐसा हमारे सारे मेंबर्स के लिए हर रोज होता है। वहीं पे जो लोग हमेशा 2 या 3 एपिसोड आगे रहना चाहते हैं वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्परर या सुपर अपग्रेड कर सकते हैं। ये चॉइस है आपके हाथ में। अंटिल देन मैं आपसे विदा लेता हूँ।